बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज समरी रिवीजन ऑफ जेनेटिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है इसकी रिवीजन करने वाले हैं और इसकी रिवीजन हम करेंगे समरी वाले पॉइंट से। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। जिस तरह से आपको पता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर वाला चैप्टर आपने कंप्लीट नहीं करना होता बल्कि इसमें से सिलेक्टिव पार्ट करना है। दोबारा बता देता हूँ सिलेक्टिव पार्ट क्या होता है। शुरू से लेकर आपने करना है आउटोसोमल सॉरी ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर तक कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद ये टेबल को तैयार कर लेना। फिर इसके बाद आपने जाना है लास्ट वाले यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ और फिर इनको यहाँ तक आगे कवर कर लेना है, स्पेसिफिकली सिंगल जीन डिसऑर्डर तक। तो इस तरह से आपने पूरे जेनेटिक्स को नहीं पढ़ना बल्कि इसके शुरू वाले पार्ट को, दरमियान वाले पार्ट को स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रिवीजन को। तो आपको पता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं और इसका समरी के अंदर नहीं लिखा हुआ। तो पहले मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीजीनिक डिसऑर्डर्स होते हैं और कुछ सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ओके, पहला है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सिंगल जीन म्यूटेशन। तो सिंगल जीन म्यूटेशन वाले डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको मजीद 2 में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल अल्टरेशन। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स मल्टीजीनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो सिंगल जीन वाले तो होते हैं लेकिन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते। वो कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपने नोट करनी है। कुछ डिजीजेज ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन की वजह से होते हैं, कुछ म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीन की वजह से होते हैं, कुछ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग वाले जीन में म्यूटेशन आ जाती है, या गुनेडल मोज़ेकिज़्म वाले डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सिंगल जीन डिसऑर्डर्स तो होते हैं लेकिन ये मेंडल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, मेंडल इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते। तो उनको बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर विद नॉन क्लासिकल इनहेरिटेंस। ओके, फिर इसके बाद आप आ जाते हो म्यूटेशन की तरफ। तो म्यूटेशन की डेफिनेशन है कि परमानेंट चेंज इन द डीएनए है। फिर म्यूटेशन की जो टाइप्स लिखी हुई है, कुछ म्यूटेशन कोडिंग रीजन में होती है, कुछ नॉन कोडिंग रीजन के अंदर होती है। डिलीशन और इंसर्शन होती है जिसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। प्रोटीन कोडिंग जीन के अंदर अल्टरेशन होती है जिसमें, लेकिन उसको म्यूटेशन नहीं कह सकते, ये भी होता है। फिर अल्टरेशन होती है नॉन कोडिंग आरएनए में लेकिन इसको म्यूटेशन नहीं बोलते होते, तो ये अल्टरेशन है। और फिर ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन होती है। इन सब के एग्जाम्पल्स आप तैयार कर लेना। अब हम समरी वाले पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं इनको 4 में डिवाइड किया हुआ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के 2 क्लासिकल एग्जांपल है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है और एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं ये होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस दोनों के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन मेनली ये हेटेरोजाइगोट कंडीशन के अंदर ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं। मेल्स और फीमेल्स को इक्वली अफेक्ट करते हैं क्योंकि ये ऑटोसोमल होते हैं और दोनों सेक्सेस, चाहे वो मेल चाहे वो फीमेल है, इस डिसऑर्डर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के अंदर रिसेप्टर और स्ट्रक्चरल प्रोटीन की अल्टरेशन होती है जबकि एंजाइम प्रोटीन की अल्टरेशन ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव उस वक्त होगा जब जीन्स की दोनों कॉपी म्यूटेटेड होती है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, मेल्स और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं और वो आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं ये हेटेरोजाइगस फीमेल या कैरियर फीमेल से सन में जाते हैं, जबकि जो मेल्स होते हैं वो आगे अपने सन में, यानी जो उनके सन होते हैं उनको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। फीमेल को कैरियर का एज होता है क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम की रैंडम इनएक्टिवेशन हो जाती है। ओके, तो ये फीमेल कैरियर बन जाती है जबकि मेल्स में ये डिजीज काज करवा देता है। एग्जाम में कभी कभार ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट की एग्जांपल्स का पूछा जाता है। ओके, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर हंटिंगटन आपने पढ़ा हुआ है, मार्फन है, ठीक है, मार्फन और एहलर-डनलोप सिंड्रोम स्केलेटल में आती है। इसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, achondroplasia होता है। मेटाबॉलिक के अंदर फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। अगर आपको याद करने में मुश्किल हो रही है तो सिर्फ आपने करना क्या है, आपने नेक्स्ट आ जाना है, जैसे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट की लिखी हुई है, लाइक पहले मार्फन लिखा हुआ है, फिर एहलर-डनलोप सिंड्रोम लिखा हुआ है, फिर फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया लिखा हुआ है। ओके, तो ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। कुछ नर्वस होते हैं, कुछ यूरिनरी होते हैं, कुछ जीआईटी होते हैं, कुछ हेमाटोपोइटिक होते हैं, कुछ स्केलेटल होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक होते हैं। अब किसी को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, लाइक यूरिनरी और जेनिटल सॉरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, ये वाली हेडिंग ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर नहीं आती और ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर जो हेडिंग है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट में नहीं आती, वो है एंडोक्राइन वाली। बाकी मेटाबॉलिक वाली हेडिंग उसमें भी है, हेमाटोपोइटिक भी है, स्केलेटन भी है। एहलर-डनलोप सिंड्रोम के कुछ ऐसे वेरिएंट होते हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, जबकि अल्काप्टेनुरिया या ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। नर्वस के अंदर वहाँ पे हंटिंगटन डिसऑर्डर था। इसके अलावा वहाँ पर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी था। अगर आपको याद करने में मुश्किल होती है तो आप इसको यूँ याद कर सकते हो, MUNT मंट है। तो M से होगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, U से वैसे U से तो कुछ भी नहीं बनता, U से ट्यूबरस बना लो आप, वैसे ट्यूबरस T बना चुके हैं।
मेमोरी खराब हो गया है तो उसको छोड़ो। हंटिंगटन है, न्यूरोफिब्रोमाटोसिस है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और ट्यूबरकुलस स्क्लेरोसिस होती है। ठीक हो गया, तो ये समरी आपको मैंने बता चुका हूँ। इसके बाद आप आ जाओ और मार्फन और एहलर-डैनियल सिंड्रोम की। अच्छा, इनकी एग्जांपल तो बताना भूल गया। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर जो तमाम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस है, फेनिलकेटोनुरिया है, गैलेक्टोसीमिया है, वो बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसमें आ जाते हैं। वहाँ पर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर थे, इसमें एक फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया था और एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया था। एक्सीडेंट रिसेसिव के अंदर जो मस्कुलोस्केलेटल के अंदर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ब्लड के अंदर हीमोफिलिया ए बी है, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है, इम्यून के अंदर एक गामा ग्लोबुलिनीमिया है, विस्कोट एल्ट्रेट सिंड्रोम होती है। इन शॉर्ट, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं उनके अंदर मसला होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर, रिसेप्टर के अंदर, जबकि रिसेसिव के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम मार्फन को स्टार्ट करते हैं। जो मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो फिब्रिलिन जो टाइप 1 जीन होता है, जो फिब्रिलिन जीन होता है, जो फिब्रिलिन को इनकोड करता है, इसके जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, स्पेसिफिकली लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। जब इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है तो फिब्रिलिन की प्रोडक्शन कम से कम होती है। जब फिब्रिलिन की प्रोडक्शन कम से कम होती है तो फिर इलास्टिन की डेपोजिशन वगैरह भी नहीं होती। ये स्केलेटल को, आइस को और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। यानी मार्फन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है फिब्रिलिन जीन के अंदर, या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है। स्केलेटल, आइस और सीवीएस को इन्वॉल्व करता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर स्केलेटल में टाल स्ट्रेचर है, लॉन्ग फिंगर्स है। ठीक है, आइस के अंदर बायलैटरल सबलुक्सेशन ऑफ लेंस है, सीवीएस के अंदर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एयोर्टिक एन्युरिज्म एंड एयोर्टिक डायसेक्शन होती है। एहलर-डैनियल सिंड्रोम के अंदर इसकी बहुत सारी वेरिएंट होती है, लेकिन सब के अंदर एक बात कॉमन है, या तो कोलेजन की सिंथेसिस या कोलेजन की असेंबली, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। हर वेरिएंट के अंदर पार्टिकुलर म्यूटेशन होती है जो कोलेजन के जीन्स को या दूसरे ईसीएम के प्रोटीन के जीन को इनकोड करती है, लाइक टिनसिन एक्स को भी इनकोड करती है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर फ्रेजाइल हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होती है, जिसका ट्रॉमा होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। जॉइंट्स की मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोलोन का, कॉर्निया का और लार्ज आर्टरी का रप्चर कॉमन होता है। वूंड की हीलिंग पुअर होती है। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म होती है, लाइक टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर को बोलते हैं क्लासिकल, टाइप 3 को हाइपर मोबिलिटी, टाइप 4 को वेस्कुलर बोलते हैं, टाइप 5 को काइफोस्कोलियोसिस और टाइप 6 एग्जिस्ट नहीं करती। टाइप 7 है उसको आर्थ्रोकिलेजिया कहते हैं। टाइप 7 का सी है उसको डर्मेटोस्पेरेक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया के अंदर। तो जो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया है ये और एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ये दोनों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। बाकी सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जहाँ पे म्यूटेशन होती है वो 3 जीन के अंदर होती है, लाइक एलडीएल रिसेप्टर के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, एफओबी प्रोटीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, या फिर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, प्रो प्रोटीन काइनेक्सिन सब्टिलिसिन टाइप 9 या पीसीएस के है। जो पेशेंट होते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया वाले पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एलडीएल रिसेप्टर की ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। जब एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्टिव होते हैं, जब एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्टिव होते हैं तो एलडीएल के ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर ना होने के बराबर होती है। ओके, जो हेटेरोजाइगोट होते हैं जिनके अंदर एलडीएल रिसेप्टर की म्यूटेशन होती है तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड होता है, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को बढ़ा देता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बढ़ा देगा। जो होमोजाइगोट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है, स्पेसिफिकली होमोजाइगस डोमिनेंट वाले होते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर टेंडन शीट पे डेपोजिट होगा तो ज़ैंथोमा करवा देगा। इसके बाद है लाइसोसोमल डिसऑर्डर। अब लाइसोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, इसको आप उसमें भी पढ़ चुके हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ के मैं सीधा आगे की तरफ आ रहा हूँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ। ओके, तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, पहला है डाउन सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जीन होती है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 21। 3 वजूहात होती है, या तो ट्राइसोमी 21, या फिर ट्रांसलोकेशन होती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 21 टू अदर क्रोमोसोम, या फिर मोज़ेकिज्म होता है। ओके, तो यह ट्रांसलोकेशन की वजह से हो सकता है, ट्राइसोमी की वजह से हो सकता है, मोज़ेकिज्म की वजह से हो सकता है। 95% ट्राइसोमी होती है, 4% ट्रांसलोकेशन और 1% मोज़ेकिज्म होता है। डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, एपिकेंथिक फोल्ड होता है, कार्डिक मैलफॉर्मेशन होती है, ल्यूकेमिया और प्री मैच्योर डेवलपमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर क्रोमोसोम नंबर 21 2 इसके भी जो इसके दो आर्म होती है, पी और क्यू। ठीक है, तो क्यू वाला, क्यू को क्या बोलते हैं, पी को क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। ठीक है, ओके, जैसे नोमेनक्लेचर के अंदर आप जो शॉर्ट आर्म है उसको पी बोलती है, लॉन्ग आर्म को क्यू बोलती है। तो जिसका लॉन्ग आर्म होता है उसका भी 11 बैंड के ऊपर, सब बैंड वाले रीजन के ऊपर मैलफॉर्मेशन होती है। यानी अगर क्रोमोसोम नंबर 22 की डिलीशन होती है, माइक्रो डिलीशन होती है, तो ये फेस की, हार्ट की, थाइमस की और पैराथायरॉयड की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। जो इसके डिसऑर्डर्स होते हैं वो 2 टाइप की होती है, एक है डाइजॉर्ज सिंड्रोम और दूसरा होता है वेलोकार्डियोफेशियल डिफेक्ट। डाइजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर थाइमिक हाइपोप्लेजिया होगा, जब थाइमिक हाइपोप्लेजिया होगा तो टी सेल की इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूसरी तरफ पैराथायरॉयड हाइपोप्लेजिया है, जिसके केस में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। दूसरा है वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, जिसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज होगा, स्पेसिफिकली आउटफ्लो ट्रैक का, फेशियल डिस्मॉर्फिज्म है और डेवलपमेंटल डिले होता है।
ये तो था डाउन सिंड्रोम और माइक्रो डिलीशन है। इसके बाद है साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द सेक्स क्रोमोसोम। अभी तो हमने ऑटोसोम का पढ़ा था। तो फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, चाहे वो मैटरनल से डिराइव्ड है, चाहे वो पैटर्नल से डिराइव्ड है, तो वो डेवलपमेंट के दौरान इन रैंडम इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसको लायन हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्लाइनफेलर सिंड्रोम के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम होती है, लेकिन वाई क्रोमोसोम एक होता है। वजह क्या होती है? सेक्स क्रोमोसोम की नॉन डिस्टिंक्शन होती है। ये मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है और ये मेल हाइपोगोनेडिज्म या मेल इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी करवा देता है। जो पेशेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, स्टेरिलिटी होती है, रिड्यूस बॉडी हेयर होता है, गायनेकोमास्टिया होता है, और उनकी जो बॉडी होती है वो इनोक्वाइड बॉडी हैबिटस होता है। इनोक्वाइड का मतलब है विदाउट एनी टेस्टिस। इसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल इनफर्टिलिटी करवा देता है, जिसको हाइपोगोनेडिज्म भी बोलते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर पार्शियल या कंप्लीट मोनोसोमी होती है, स्पेसिफिकली एक्स क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के जीन की। मोस्ट कॉमनली या तो एक्स क्रोमोसोम की कंप्लीट एब्सेंस हो सकता है, या मोज़ेकिज़म हो सकता है, या डिलीशन हो सकती है शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम। शॉर्ट स्ट्रक्चर है, वेबिंग ऑफ नेक है, क्यूबिटस वल्गस होता है, जिसको बोलती है कैरिंग एंगल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ओके, और कार्डियोवास्कुलर मैलफॉर्मेशन है, एमेनोरिया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, और फिब्रोटिक ओवरी होती है, स्ट्रीक ओवरीज होती है। इन शॉर्ट ये फीमेल इनफर्टिलिटी है और ये मेल इनफर्टिलिटी है। इसके बाद कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी नॉन क्लासिकल इनहेरिटेंस होती है, मेंडल को फॉलो नहीं करते होते। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो 4 कौन-कौन सी हैं। तो पहला है कि जो पैथोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन होती है ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन की, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शन या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है। अगर पैथोलॉजिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से किसकी एम्प्लीफिकेशन होती है? ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट की होती है, तो लॉस ऑफ फंक्शन होते हैं, तो उसके अंदर आता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, और गेन ऑफ फंक्शन के अंदर हंटिंगटन डिजीज आता है। और इन म्यूटेशन की वजह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स अराइज करते हैं। जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है एफएमआरआई जीन की, ठीक है, और इसके अंदर सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन होती है लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसके बाद इसके बाद फ्रेजाइल को ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हंटिंगटन को ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं किया। चलो इसके बाद चलते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग के अंदर ऐसा होता है कि कभी-कभार किसी एक पार्टिकुलर पैरेंट के, चाहे पैटर्नल है या मैटर्नल है, उसके पार्टिकुलर जीन की साइलेंसिंग होती है, तो उसको बोलते हैं जीन इम्प्रिंटिंग। यानी जो एक जीन होता है या तो मैटर्नल का या पैटर्नल का, वो एक्सप्रेस होता है और दूसरा जीन साइलेंस हो जाता है। इस साइलेंसिंग को जो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होती है तो उसको बोलती है इम्प्रिंटिंग। जो लॉस ऑफ फंक्शन होता है जिसको नॉन इम्प्रिंटेड बोलते हैं, ओके, एलील होता है, तो डिलीशन की वजह से डिजीज़ करवाना शुरू कर देता है। अब जो डिजीज़ होते हैं, अगर पैटर्नल के डिलीशन की वजह से हो तो वो प्रेटर होता है, या आपने एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा हुआ था, और एंजलमैन की वजह होती है मैटरनल क्रोमोसोम की डिलीशन होती है, और दोनों क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर पड़े हुए होते हैं। इसके साइन सिम्टम है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, शॉर्ट स्ट्रेचर है, हाइपोटोनिया है, हाइपरफेजिया है, स्मॉल हैंड्स और फीट होते हैं, हाइपोगोनेडिज्म होता है। एंजलमैन के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोनों में कॉमन है, सीजर्स होते हैं, और लाफ्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर होते हैं। इसके बाद जीन डायग्नोसिस है कि डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, कौन-कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो वह किसी काम की नहीं है, आपने भी इसको सही तरह से नहीं करना, बल्कि छोड़ देना इसको। तो हमने जल्दी-जल्दी इस चैप्टर को कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।